अब देखो, मेरी इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मकसद है कि मैं सारी बातें क्लियर रखना चाहता हूँ। किसी कैरेक्टर की फ्रेंचाइज से अपना प्यार तो एक जगह होता है, मगर कभी भी उससे अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। मैंने पहले की वीडियोस में बोला ही है कि वंडर वुमन 84 मूवी बहुत ही कॉमिक एक्यूरेट मूवी है अपनी रिप्रेजेंटेशन को लेकर, मगर मैं ये कहने से बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूँ कि 2020 की वंडर वुमन 1984 मूवी एक डिसअपॉइंटमेंट थी। अब देखो, मैं इस बात को बहुत ही ज्यादा ओवर स्ट्रेस करके नहीं बोलूंगा कि डायना की यहाँ कपड़े कैसे चेंज हो गए, ये ड्रीम स्टोन कहां से आ गया, ये सब बिल्कुल नहीं, बल्कि कुछ पॉइंट्स हैं जो मूवी से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो हम सबसे पहले ही शुरू करते हैं अपने एक्शन सीक्वेंसेस से। अब देखो, यहाँ पे हम किसी और मूवी का नहीं बल्कि इसकी पहले की 2017 की वंडर वुमन मूवी को ही देखेंगे, क्योंकि जब वंडर वुमन में डायना कोई भी स्टंट करती है तो वो बहुत ही पावरफुल और इंपैक्टफुल होता है। अब हाँ देखो, मैं भी इस पिक्चर की कहानी जानता हूँ, मैं भी कोई कल का पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं कोई गांव से आया हूँ क्या। मगर वंडर वुमन 84 के जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस थे बहुत ही प्लेन और बेसिक से थे। $200 मिलियन की मूवी देख रहे हैं तो ज्यादा कुछ नहीं, कम से कम अपनी पिछली पिक्चर की इज्जत करके तो इसके एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे होते। अब इस बात को समझने के लिए इसका बहुत ही बड़ा रीजन आता है कि इस मूवी के स्टंट कोऑर्डिनेटर को चेंज कर दिया गया, क्योंकि अभी जब हम शुरू से देखेंगे तो डीसी ने जब सबसे पहली बार मैन ऑफ स्टील निकाली थी तो उसके स्टंट कोऑर्डिनेटर डेमन कैरो थे, जो कि अभी तक के सबसे बड़ी और डिस्ट्रक्टिव सुपर हीरो फाइट्स में से एक गिनी जाती है। इसके बाद बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में भी इसके स्टंट्स कोऑर्डिनेट इन्होंने ही किए थे। कमाल के एक्शन सीक्वेंसेस हैं, मेरे पर्सनल टॉप 5 में आते हैं। और इन्हीं सारी बातों के मद्देनजर 2017 की वंडर वुमन मूवी में भी स्टंट कोऑर्डिनेटर यही थे, मगर फिर पता नहीं क्यों फिर अभी वंडर वुमन 84 मूवी में इन्हें हटा के रॉबिन इंच को स्टंट कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। अब देखो, यहाँ मैं किसी को खराब नहीं कह रहा हूँ, मगर डेमन कैरो ने 300 फिर 300 राइज ऑफ एम्पायर, बैटलशिप, सकर पंच, वॉचमैन जैसी मूवीज में अपना टैलेंट दिखाया है, और फिर इसकी ऑलरेडी हिट कैरेक्टर के स्टंट कोऑर्डिनेटर को चेंज कर देना कोई नेसेसरी नहीं लगता। अब इस बात का एक और अच्छा एग्जांपल आता है कि अपनी किंग्समैन मूवी फ्रेंचाइज का अगर हम एग्जांपल ले लें, जब ब्रैडली जेम्स एलन ने 2014 की किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस में स्टंट कोऑर्डिनेट किया था तो हम हैरान हो चुके थे, क्योंकि हमने ऐसा फेनोमिनल एक्शन सीक्वेंसेस कभी देखा ही नहीं था, एकदम यूनिक और माइंड ब्लोइंग। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन हाउस ने इन्हें चेंज नहीं किया। 2017 की किंग्समैन द गोल्डन सर्कल में भी स्टंट कोऑर्डिनेटर यही थे, और अपनी आने वाली 2021 की द किंग्समैन मूवी में भी यही है। अब खैर, ये सारी बातें तो एक्शन सीक्वेंसेस और स्टंट कोऑर्डिनेटर्स की हो गई। अब इसके बाद अपना बहुत ही छोटा सा मगर बहुत बड़ा पॉइंट आता है म्यूजिक का। अब भाई, इस मूवी में हैंस जिमर ने अपना म्यूजिक दिया है तो भाई बुरा हो ही नहीं सकता, और मैं बुरा बोल भी नहीं रहा हूँ, मगर मेन बात यह है कि जैसे इसका म्यूजिक है और जैसे समय में ये पिक्चर टेक प्लेस कर रही है, दोनों एक दूसरे से को रिलेशन नहीं खाते। क्योंकि जब ठीक एक साल पहले वंडर वुमन 1984 का सबसे पहला ट्रेलर आया था, तो अगर आपने सिर्फ उसके ट्रेलर के थीम म्यूजिक पे ही ध्यान दिया होगा तो ये ब्लू मंडे न्यू ऑर्डर का म्यूजिक है, जो अपनी ट्रेलर की कहानी के साथ परफेक्ट सिंक में 80s का फील देता है। मगर हैंस जिमर का म्यूजिक अपनी इस मूवी के साथ अपनी मॉडर्न लाइफ वाली फील देता है। इस मूवी के पास बहुत ही अच्छा पोटेंशियल था कि ये अपनी 80s के बेस्ट पॉपुलर नॉस्टैल्जिया गानों को बजाकर अपनी ऑडियंस का दिल जीत सकती थी। और हाँ, एक बात ये भी है कि अपनी पिछली मूवी के मुकाबले इस मूवी में भी अपने म्यूजिक डायरेक्टर को भी चेंज कर दिया गया। अब मैंने अपनी इस चैनल के ऊपर फिल्म म्यूजिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हैं, काफी कमाल की फील आती है। अब इसके बाद अपना लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट आता है मूवी की स्टोरी और कॉन्सेप्ट। अब देखो, मेरे को ट्रूली ज्यादातर मूवीज से क्या फील होता है कि इस पिक्चर की कहानी अच्छी है, नो डाउट, लेकिन इसका स्टोरी टेलर कहानी के गलत पहलुओं को दिखा दे रहा है। अब देखो, फिल्म मेकिंग के दौरान कई सारे कॉम्प्रिहेंसिव आइडियाज आते हैं, कई लोगों का इनपुट लगा होता है, मगर जो एक स्टोरी टेलिंग का तरीका होता है, जो एक डायरेक्टर को दूसरे से अलग करता है कि वो किस कैरेक्टर को किस बारे में दिखाना चाहता है, किस मोमेंट से गुजरवाना चाहता है, या फिर जो चीजें मैटर कर रही है वो दिखाना चाहता है। और मेरे को सेम फीलिंग इस पिक्चर से भी आई, क्योंकि पिक्चर की कहानी बहुत ही स्वीट सी है, अपनी सीरियस मैसेज के साथ आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करती है। यहाँ तक कि मूवी अपने मंकी स्पॉक का बुक के रेफरेंस भी लेती है, जो कि काफी डार्क कहानी है कि हमें अपने चॉइसेस के बारे में ध्यान देना चाहिए। लेकिन इन सब बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों के अलावा हम बस एक पॉपकॉर्न मूवी देख रहे हैं, जो एक बिग बजट ब्लॉकबस्टर और एक अनरिमार्केबल मूवी बनके रह जाती है। मूवी अपनी सच्चाई, अच्छाई और चॉइसेस के अलावा में क्या दिखाती है, डायना अचानक से मैजिक कर सकती है, अपने लाश ऑफ ट्रुथ से 2 लोगों को पकड़ सकती है, उसे हजारों फीट ऊपर फेंक के प्लेन पकड़ सकती है, मगर सिर्फ एक बिजली के खंबे के लिए उसका लाश तो छोटा पड़ जाता है। अब ये बताओ, ये कोई प्लॉट होल है कि नहीं? डायना को बिजली नहीं लगती, एडिशनल पावर्स है उसके पास, उसका लास्ट ऑफ ट्रुथ बहुत कुछ कर सकता है, आपके पास्ट को दिखा सकता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को दिखा सकता है, सच सामने ला सकता है, लोगों का दिल भी साफ कर सकता है। और ये सारी चीजें कोई हैरान नहीं करती, हमारे एक्सपेक्टेशन को चैलेंज नहीं करती, बल्कि ये सवाल खड़ी करती हैं बेतुके से, क्योंकि इतनी सारी चीजों के साथ ये कभी फील नहीं होता कि डायना के पास कभी कोई चैलेंजेस है, वो अभी भी सब कुछ कर सकती है। शी इज केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग विद नो हेजिटेशन। अब इस बात को और भी सहूलियत से समझने के लिए एक फिल्म मेकिंग का एक बहुत ही अच्छा टर्म आता है, देसुस एक्स मशीना, जिसका मतलब है एन अनएक्सपेक्टेड पावर और इवेंट सेविंग अ सीमलेसली होपलेस सिचुएशन, स्पेशली एज अ कॉन्ट्राइट प्लॉट डिवाइस इन अ प्ले और नोवेल।
मतलब कि किसी सीन का क्लाइमैक्स आ चुका है, आपकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, आप जीत ही नहीं सकते, मगर फिर पता नहीं कहां से इस होपलेस सिचुएशन को बचाने के लिए कोई सेवियर आ जाता है या फिर कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है जिससे पूरी मूवी की बाजी पलट जाती है। और मूवी के क्लाइमैक्स में होता क्या है, यही होता है। लासो ने करीबन उस समय 4 बिलियन पीपल का दिल साफ कर दिया, उन्हें एहसास करा दिया कि जो सब कर रहे हैं वो गलत है। और ये मूवी की अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं है, बल्कि ये कई सारे सवाल खड़े करती है एक हेजिटेंसी में कि ये इतना सब कुछ कर सकता है। अब देखो, मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी का मोनोलॉग अच्छा नहीं है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे लिखा गया है जो सारे लोगों के कलेक्टिव फीलिंग्स को एक साथ हमें दिखाता है। लेकिन उसके बाद जो सारी चीजें होती हैं, मूवी अपने फैन बेस के रिस्पेक्ट को लैक करती है, क्योंकि अपनी वंडर वुमन से कुछ नहीं, यह तो उम्मीद तो थी कि अपने हेक्टिक टाइम्स में हमें खुश रखेगी, मगर ये बहुत ही प्लेन और बेसिक सुपर हीरो मूवी निकल के आई जिसे मजे लो, देखो और भूल जाओ। क्योंकि इस मूवी के सारे डॉट्स अगर हम मिला के भी देखें तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। अब जहां डीसी अपनी मूवीज में डीपर मीनिंग ऑफ सेंस के लिए मशहूर है, इसमें वो एब्सेंस लग रही थी। इट टोटली फील्स लाइक अ स्टैंड अलोन सुपर हीरो मूवी व्हिच गिव्स यू अ टोटली अनडिवाइडेड टर्म्स ऑफ लाइट एंटरटेनमेंट, एंड विद ऑल ऑफ दिस इट हैज द डेफिशिएंसी ऑफ डीपली डिफाइंड मीनिंग्स। अब देखो, इसके बाद भी मूवी अपने कैरेक्टर्स और उनके तरीकों के लेकर कई सारी जगहों से इंस्पिरेशन उठाती है, लेकिन उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा अगर आपको वंडर वुमन 84 मूवी से कोई कंप्लेन या डिसअपॉइंटमेंट है पेड्रो पास्कल को छोड़ के, तो कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताइए। और सीरियसली यार, इसकी एक्टिंग बहुत ही जबरदस्त थी। और ये भी बताना कि आपको इस पिक्चर से क्या उम्मीदें थी और आपको क्या मिला, कमेंट्स में बताना जरूर। और इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देख के कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर वीडियो ज्यादा ही अच्छी लगी तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।